तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 54। कॉलेज। व्योम ने जब उस लड़के के मुंह से मेहर का नाम सुना तो अचानक उसके आगे बढ़ते कदम अपने आप रुक गए। वहीं पीछे खड़ा वही लड़का रोनी से बोला, हम्मा, मैंने ये सुना है कि वो अभी इस कॉलेज में नई आई है। वहीं उस लड़के के मुंह से मेहर का नाम सुनकर रोनी भी शॉक हो गया। वहीं अपनी जगह पर व्योम जम सा गया था। उसके दिल में एक दर्द सा उठा जब उसने वो नाम सुना। वो धीमी आवाज में फुसफुसाया, मेहर। उसके आखिरी अल्फाज खत्म होते ही उसने मुट्ठियां गुस्से में भींच ली। वो बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कहते हुए उसकी आंखें जलती आग सी लाल हो उठीं। दूसरी तरफ मेहर और वरुण। मेहर अभी भी भूत बनी वो पूरा कमरा और डेकोरेशन देख रही थी। उसकी आंखें हैरानी से फैली हुई थी। वहीं वरुण धीमे कदमों से उसकी ही ओर बढ़ रहा था, जिसे मेहर भी अच्छे से देख रही थी। वरुण के हाथों में एक खूबसूरत सा फूलों का गुलदस्ता था। मेहर खड़ी उसकी हरकतें देख रही थी, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि आखिर वहां हो क्या रहा है। वहीं अब तक वरुण थम कर उसके सामने आ खड़ा हुआ था। मेहर अभी भी उसे उसी नासमझी के साथ देख ही रही थी कि तभी अचानक वरुण झुक गया और अपने घुटनों के बल जमीन पर जा बैठा। उसकी हरकत देख आसपास खड़े लोग जोर जोर से हुटिंग करने लगे, जैसे मेहर को उकसा रहे हों कि वो हाँ बोले। वहीं तभी वरुण जमीन पर बैठा, हाथों में फूल लिए मेहर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मेहर, आई नो कि ये बहुत जल्दी है, बट ये बात मैं तुमसे काफी टाइम से कहना चाहता था। आई लव यू। मैं जानता हूँ कि ये काफी अचानक है, पर मैं अपनी फीलिंग को और रोक नहीं सकता। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो चुका था। आई लव यू। वहीं आसपास खड़े लोग और जोर जोर से चिल्लाने लगे। मेहर कभी सदमे में जमीन पर बैठे वरुण को देखती तो कभी आसपास खड़े लोगों को, जो उसे हाँ कहने को कह रहे थे। तभी वरुण फिर बोला, प्लीज मेहर, इस गुलदस्ते को। उसने बस अपने मुंह से इतने ही शब्द कहे थे कि तभी वहां एक जोरदार आवाज गूंजी। ये आवाज वहीं पास में रखी एक टेबल के गिरने की थी। अचानक इस आवाज से सबका ध्यान सामने की तरफ गया जहां व्योम खड़ा था। सबकी नजर पीछे के दरवाजे के पास खड़े व्योम पर गई और ये तेज आवाज दरवाजा खुलने की थी। दरवाजे के ठीक सामने वो टेबल रखी थी जो व्योम के गुस्से में झटका देने की वजह से धड़ाम से जमीन पर जा गिरी। सब एकदम शॉक में व्योम को देख रहे थे, जो लाल आंखों से मेहर और वरुण को देख रहा था, मानो आज उसकी आंखें कह रही हों कि वो आज सब कुछ जलाकर राख कर देगा। उधर दूसरी तरफ रियांश ने जब रूहानिका की बात सुनी तो वो उसी परेशान लहजे में बोला, देखिए रूहानिका, यहाँ आसपास और कोई नहीं है और अगर मैं बुलाने गया तो मुझे देर हो जाएगी। क्या आप तब तक यहाँ वेट कर पाएंगी? ये सुनते ही रूहानिका अंदर रुकी सांसों और भरे गले से बोली, जी नहीं। पर उसने इतना ही कहा था कि तभी रियांश बोला, देखिए, आप दरवाजा खोलिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। ये सुनते ही रूहानिका की आंखें घबराहट से फैल उठीं। वो हल्की लड़खड़ाती आवाज में बोली, आप। तभी रियांश हल्की आवाज में बोला, जी, मैं हूँ। आप चिंता मत करिए, मैं आपकी मदद कर दूंगा। वहीं ये सुन रूहानिका असहज महसूस करते हुए बोली, पर तभी रियांश हंसकर बोला, आप चिंता मत करिए। वैसे भी मुझे दिखता नहीं है, तो आपको अनकंफर्टेबल महसूस करने की जरूरत नहीं। आप दरवाजा खोलिए। ये सुनकर अभी भी रूहानिका को काफी अजीब सा महसूस हो रहा था, पर अभी वो जिस हालत में थी, उसके पास रियांश से मदद लेने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। उसने कांपते हुए हाथों से वो दरवाजा धीरे से खोल दिया।
दरवाजा खुलते ही रूहानिका घबराते हुए वापस पलट गई। उसके हाथ अभी भी अपनी ड्रेस को संभाल रहे थे। वहीं उसके ब्लाउज की जिप अभी भी उसके बालों के साथ अटकी हुई थी। वहीं रियांश ने जब दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो वो धीरे से अंदर की तरफ बढ़ा। करीब कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही अंदर पहुंच गया। वहीं उसे ठीक अपने पीछे खड़ा देखते ही रूहानिका की सांसें धीमी होने सी लगी। रियांश अंदर आते हुए शांत आवाज में बोला, रूहानिका। ये आवाज सुनकर रूहानिका अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश करते हुए बोली, जी जी। तभी वहीं वो जो छिपाने की कोशिश कर रही थी, वो छिपा नहीं पाई। उसकी आवाज सुनते ही रियांश समझ गया कि शायद वो डर रही है। वो उसी शांत लहजे में सिर झुकाए बोला। उसने सिर ऐसे झुका लिया मानो वो उसे इस हाल में देख सकता हो, पर ऐसा नहीं था। वो रूहानिका को अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता था। एक गहरी सांस लेकर वो उसी शांत आवाज में बोला, मैं आपकी मदद करता हूँ। ये सुन रूहानिका सामने लगे शीशे से फिर उसे देखकर बोली, वो मेरे बाल। ये सुनते ही रियांश ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। अचानक उसकी उंगलियां रूहानिका की पीठ को छू गईं। वहीं उसे छूते ही रियांश को अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसके हाथ कांपते हुए उस चेन तक पहुंचे। उधर रूहानिका का भी यही हाल था। उसकी छुअन महसूस होते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। घबराहट और बेचैनी तो जैसे सातवें आसमान तक पहुंच गई। उसने डर से आंखें कसकर भींच ली और सिर झुका लिया। दूसरी तरफ एक बड़ा सा अंधेरा कमरा, मानो यहाँ हम पहले भी आए हैं। एक आदमी सामने एक बड़ी सी चेयर पर लीन होकर बैठा था। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर हाँ, ये जरूर पता चल रहा था कि उसने गहरे रंग का नीला कोट पहना था। उसके हाथों में सिगार थी, जिसकी कश भरते हुए उसने अपना फोन निकाला। उसने जैसे ही किसी को फोन मिलाने के लिए नंबर डायल किया, वैसे ही दूसरी तरफ से उसी नंबर से किसी ने उसके फोन पर कॉल मिला दिया। ये देखते ही उसके होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान आई, जो बाहर से एक छोटी सी बारादरी से आती रोशनी की वजह से उसके होठों पर पड़ रही थी। वो हल्की हंसी के साथ उस नंबर को देखकर बोला, तो आ गया तेरा फोन। ये कहते हुए उसने फोन उठा लिया। क्या होगा आगे और क्या करने वाला है आगे व्योम? वहीं दूसरी तरफ कौन था वो आदमी और किसके फोन का इंतजार कर रहा था वो? आगे जानने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। लेखिका शिवांगी। तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 55। अंधेरा कमरा। जब उस आदमी ने शो हो रहा नंबर देखा तो उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने झटके से फोन उठाया। दूसरी तरफ एक आदमी की शांत आवाज आई, हेलो बॉस। ये आवाज सुनते ही वो आदमी अपने चेहरे पर वही टेढ़ी मुस्कान लिए बोला, हेलो अजित, कैसा हो तुम? वो गर्दन घुमा कर बोला। वहीं उसकी आवाज सुन अजित फिर परेशानी भरे लहजे में बोला, जी बॉस, मैं ठीक हूँ। पर उसके मुंह से पर उस दूसरी तरफ वाला आदमी गर्म सांसें लिए, आंखों में वही गहराई लिए बोला, पर क्या? तभी अजित गंभीर आवाज में बोला, बॉस, मैंने सुना कि आपने उसे बुलाया है। क्या कोई काम? उसने इतना ही कहा था कि दूसरी तरफ वाला शख्स हल्की सांस भर बोला, मैंने उसे यहाँ बुलवाया है। ये सुनते ही अजित अचानक बोल पड़ा, पर सर, अगर वो वहां गया है तो इसका मतलब यही है कि जरूर कोई बड़ा काम है। ये सुनते ही दूसरी तरफ वाला आदमी उसकी बात सुनते ही बोल उठा, मैंने कुछ बड़ा सोचा है आगे। कुछ बहुत बड़ा। ये सुन अजित बोला, सर, पर इसके बारे में मुझे किसी ने भी कुछ
उसने इतना ही कहा था कि उस शख्स की गर्म और गुस्से से भरी आवाज आई, लगता है ऐसो आराम की इतनी आदत हो गई है तुम्हें कि तुम ये भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। और रही बात तुम्हें न बताने की तो ये मेरा फैसला है। ये सुन दूसरी तरफ अजित बोला, मगर बॉस। उसकी बात सुनते ही अब वो शख्स अपने शब्दों पर जोर देते हुए बोला, लगता है आराम का खाने की इतनी आदत हो चुकी है कि ये भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। ये सुनते ही अजित बोला, नहीं बॉस, इसी बात नहीं है, पर वो रियांश मल्होत्रा मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। अगर आगे कुछ हुआ तो कहीं उसे ये बात पता ना चल जाए कि मैं कौन हूँ। इसे सब कुछ कहीं बाहर ना आ जाए। ये सुनते ही दूसरी तरफ वाला शख्स हंसते हुए बोला, ये दिन मैं कभी नहीं आने दूंगा। और रही बात तुम्हारे बारे में पता चलने की तो वो रियांश मल्होत्रा मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाएगा। पर रही बात मेरा नाम की, तो उसकी चिंता तुम मत करो। मैंने यही बताने के लिए फोन किया था। बस आगे एक बड़ा खेल शुरू होगा। इसे आग जो सब कुछ रख बनाकर रख देगी। ये कहकर उसने फोन कट दिया। वहीं अजित दूसरी तरफ बस काट चुके फोन को देखने लगा। उसके मन और आंखों में इस समय बहुत कुछ था जो सही वक्त का इंतजार कर रहा था। वो अचानक खुद से बोला, रियांश मल्होत्रा को छोटा समझना सबसे बड़ी गलती होगी तुम्हारी। ये कहते हुए उसकी आंखें आने वाले कल के लिए एक डर थी। वो बोला, रियांश मल्होत्रा जो दिख रहा है वो है नहीं। ये बात मैं 5 साल पहले ही समझ चुका हूँ। ये कहते हुए वो एक गहरी सोच में डूब गया। दूसरी तरफ कॉलेज। एक जोरदार धड़ाम सी आवाज सभी के कानों में पड़ी। ये कोई और नहीं, व्योम था। व्योम पर नजर पड़ते ही सब कुछ प्लीज के लिए स्तब्ध हो गया। व्योम की लाल आंखें और तानी हुई नजर किसी की भी पसीने छुड़ाने के लिए काफी थी। वहीं उसे देखते ही वरुण अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और शौक में उसे देखने लगा। वहीं महर को व्योम को देखते ही सांसें अटकने सी लगी थी। उसने तुरंत नजरें झुका ली। उसके हाथ पांव पसीने से भीग गए। डर से वो सहर सी गई, मानो उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी। पर महर को नहीं समझ आ रहा था कि उसे इतना डर क्यों लग रहा है। पर वो व्योम को नहीं देख पा रही थी। वहीं वरुण व्योम को देख गुस्से में बोला, ये क्या कर रहे हो तुम, व्योम? और ये क्या हरकत है? उसने इतना ही कहा था कि व्योम गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगा। वहीं आसपास खड़े लोग हैरानी लिए सब देखने लगे। अचानक व्योम आगे बढ़ा और वरुण के पास आते ही उसने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर जड़ दिया। दूसरी ओर रूहानिका और रियांश। रूहानिका सांसें रोके, आंखें भींचे। जैसे जैसे उसे रियांश की छुवन महसूस होती, वैसे वैसे उसकी सांसें रुकती जाती। वही सेम हाल रियांश का भी था। उसकी धड़कनें भी नाच रही थी, उसे बगावत कर रही थी। वो उसके बाल छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसके कानों में रूहानिका की हल्की चीख सुनाई दी, आ मेरे बाल। ये सुनते ही रियांश ने तुरंत अपना हाथ रूहानिका से दूर कर लिया। वो घबराकर बोला, आप ठीक है ना? सॉरी, वो मैंने जानकर। उसने इतना ही कहा था कि रूहानिका बोली, हम्मा, मैं ठीक हूँ। वो लगता है कि ये नहीं निकलेगा। बोलते हुए उसकी आवाज रोने सी हो गई। वो बोली, क्या? अब क्या करें? उसकी आवाज में परेशानी साफ झलक रही थी। रियांश एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। आप परेशान मत होइए। ये कहकर उसने वापस से उस ड्रेस की चेन से बाल निकालने की कोशिश की। अब तक रूहानिका की आंखें आंसुओं से भर गई थी। वहीं अब उसकी सिसकी रियांश के कान में पड़ी। वो उसकी आवाज सुन समझ गया था कि जरूर रूहानिका रो रही है। अचानक रियांश बोला,
रूहानिका, आपकी नाक पर क्या है? ये सुनते ही रूहानिका अचानक सर उठाकर सामने शीशे में देखने लगी। वो घबराते हुए बोली, क्या क्या लगा है? ये सुन रियांश फिर बोला, अरे ध्यान से देखिए, वही है। ये सुन रूहानिका बोली, जी नहीं। तभी अचानक एक हल्की आवाज आई, मतलब कि रूहानिका के बाल उसकी ड्रेस की चेन से निकल गए थे। रियांश के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वहीं रूहानिका का ध्यान अभी भी शीशे पर था। उसे कुछ भी दिखा नहीं। अचानक उसकी नजर पीछे खड़े रियांश के चेहरे पर गई। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, जिसे देखकर रूहानिका बोलते बोलते रुक गई, खोई सी रियांश को देखने लगी। वो धीरे धीरे मन में बोली, सच, रियांश कितने अच्छे हैं, और दिखने में तो किसी फिल्म के हीरो जैसे। वो एक गहरी सांस भर हल्की उदासी में बोली, जिस लड़की की शादी इनसे होगी, वो सच में खुशकिस्मत होगी। उसने इतना ही कहा था कि रियांश धीरे से बोल उठा, मुझे देखना हो गया हो तो आपको ये बता दूं कि आपके बाल निकल गए। ये सुनते ही रूहानिका सकपका गई और हैरानी से पीछे मुड़ी और रियांश को देखने लगी, जिसके चेहरे पर अभी भी वही मुस्कान थी। रूहानिका कंपते हुए बोली, आपको कैसे? उसने इतना ही कहा था कि अचानक रियांश ने आगे बढ़कर उसके होठों पर अपनी एक उंगली रख दी और धीरे धीरे कदमों से उसके करीब बढ़ने लगा। उसे पास आता देख रूहानिका घबराते हुए अपने कदम पीछे लेने लगी। क्या होगा आगे और क्या रियांश को सच में दिखने लगा? वहीं दूसरी तरफ व्योम का गुस्सा क्या करेगा, वो आगे और क्या होने वाला है, एक बड़ा धमाका आगे जाने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज मेरी और कहानियाँ भी पढ़े। लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें और अपना फीडबैक भी दे। शुक्रिया। पढ़ने के लिए अगला भाग जल्द आएगा। पढ़ने के लिए शुक्रिया।